Assalamu alaikum student, I am your teacher Sogia Nadeem, economics teacher of class first hai. We have started our chapter number 1, that is matter and scope of economics, and in this chapter we have discussed three main definitions given by Professor Adam Smith, Professor Marshall and Robbins. And after that we have covered the comparison between the definitions of Marshall and Robbins. Today we are going to discuss the scope of economics. तो what is the scope? स्कोप मीन्स द फील्ड ऑफ स्टडी, कि हम इकोनॉमिक्स में क्या क्या फील्ड जो है वो स्टडी करते हैं. तो द फर्स्ट मेन टॉपिक इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू मार्शल एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स. सो क्या मार्शल ने कहा था कि उसका सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू मार्शल क्या है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर है. ठीक है, इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर है विच रिलेट्स टू मटेरियल वेलफेयर ऑफ अ मैन, द मैन हु परफॉर्म्स न्यूमरस इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज एन आइसोलेटेड पर्सन or an extraordinary individual like hermit, a saint or a person who has cut off from the society for any reason. ठीक है, but on the other hand Robbins stressed that the subject matter of economics is the study of those economic problems which arises as an outcome of interaction of scarcity of means. So क्या हमने डिस्कस इसमें किया है कि जो सब्जेक्ट मैटर है अकॉर्डिंग टू मार्शल इज रिलेटेड टू द मटेरियल वेलफेयर टू एन इंडिविजुअल, बट अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स के ये पूरी सोसाइटी को डील कर रहा है, क्योंकि स्केर्सिटी जो चीज़ों की कमी है, जो किल्लत है, और अनलिमिटेड उसके पास स्केयर रिसोर्सेज हैं. ठीक है, और इसके बाद जो उसके मीन्स हैं वो लिमिटेड है. ठीक है, द सेकेंड वन टॉपिक इज इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड एन आर्ट, यानी कि इकोनॉमिक्स को समटाइम एज अ साइंस काउंट किया जाता है एंड वी विल काउंट द इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट टू. सो अकॉर्डिंग टू द साइंस इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है कि इट्स अ सिस्टमेटिक नॉलेज है, ड्राइव फ्रॉम साइंटिफिक स्टडीज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन विच सेंस दिस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ड्राइव फ्रॉम साइंटिफिक स्टडीज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथडोलॉजीज. ये डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथडोलॉजीज क्या है, वी विल डिस्कस इट. ये दोनों मेथडोलॉजीज जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे. लेकिन वाई वी विल काउंट इन एज अ साइंस सेंस, बिकॉज इट इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज है जो कि साइंटिफिक स्टडीज से, ऑब्जर्वेशन से और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है. बट वी कैन से दैट द इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट टू. वाई? बिकॉज एन आर्ट इज अ सिस्टम of rules of attainment of given ends. There are several branches of economics which provides practical guidance in the solution of economic problem. It is a science in its methodology and art in its application. यानी कि जो इसके methods हैं वो scientific methods हैं और इसकी जो application है वो art में है. ठीक है, तो इसलिए we can say that economics work as a science and as a art too. The third one is economic behave as a positive and normative science. ठीक है, why economic behave as a positive and normative science? Because we can say that the positive science is a body of systemized knowledge. हमने अभी ये बात डिस्कस की कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है बिकॉज कि एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज से ड्राइव होती है विच कंसर्न्स विथ थिंग्स एज दे आर. वाई? बिकॉज विच कंसर्न्स विथ थिंग्स एज दे आर एंड इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज एंड effects. But in being a normative science, it deals with things as they ought to be, that is evaluates the things and pass normal judgment. ठीक है, क्या इसमें हमने डिस्कस किया है कि ये चूँकि सिस्टमेटिक है तो वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव, बट चूँकि ये ड्राइव होती है डिफरेंट चीज़ों से तो इसको नॉर्मेटिव साइंस में भी काउंट किया जाता है. द थर्ड टॉपिक वी आर गोइंग द थर्ड इज द फोर्थ वन, इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंसेज. वाई दिस इज एज सोशल साइंसेज? बिकॉज अकॉर्डिंग टू Marshall definition defines economics as the study of mankind in the ordinary business of life. मार्शल की डेफिनेशन क्या थी कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है इन द ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. एंड फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इकोनॉमिक्स डज स्टडी अ मैन हु लिव्स इन अ सोसाइटी, शेयर इन इट्स जॉयज एंड सॉरोज. इट डज नॉट स्टडी द मैन हु लिव्स ऑल अलोन बाय हिमसेल्फ.
ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू मार्शल डेफिनेशन ये एक ऐसी आदमी से डील करती है जो कि एक सोसाइटी में है, ठीक है, उसकी तमाम जो प्रॉब्लम्स है उसको डील कर रही है, ठीक है। तो वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस टू। एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज मैथडोलॉजीज। जो अभी मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पास दो बेसिक मेथड्स हैं, दैट इज द डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। यू कैन सी दैट दीज मेथड आर ऑन पेज नंबर 30 इन योर बुक, ठीक है। मैथडोलॉजीज ऑफ फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक लॉज। तो इकोनॉमिक लॉज को जो मेथड फॉर्मुलेट करते हैं वो वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स दैट आर डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिडक्टिव मेथड। देन अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कंक्लूजन्स आर ड्राइव फ्रॉम जर्नल ट्रुथ थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, यानी कि कंक्लूजन्स को जो रीजनिंग प्रोसेस है उससे ड्राइव किया जाता है। इन इकोनॉमिक्स फैक्ट्स रिगार्डिंग टू ह्यूमन नेचर आर टेकिंग टू बी ग्रांटेड एंड ऑन देयर बेसिस सर्टेन इन्फ्रेंसेस आर ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक लॉज, ठीक है। जो डिडक्टिव मेथड्स हैं उसके अंदर क्या है कि कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं और उन कंक्लूजन पे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं जिसकी बुनियाद पर इकोनॉमिक्स लॉ जनरेट किया जाता है। द सेकेंड वन इज second we will discuss is the second one is later on. First of all we are going to discuss merits. इसके फवाइद क्या है? Being analytical, it is simple है, precise है, logic oriented है, ठीक है, this is nearer to reality है, powerful method है, deductive conclusion from certain facts है, ठीक है, helps in drawing inferences है which are of universal validity है। तो बहुत क्लियर है कि सिंपल है, प्रिसाइज है, लॉजिकल है, रियलिटी से करीब है और फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी से जो है वो जो इन्फ्रेंस ड्राइव किए जाते हैं वो यूनिवर्सल विच आर ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी है, ठीक है, जो हर जगह एप्लीकेबल होता है। एंड इसके बाद जो इसकी डीमेरिट्स है वी आर गोइंग टू डिस्कस द डीमेरिट्स। क्या है कि इट कैन प्रूव इट्स वर्थ एज अ सिंपल एंड प्रिसाइज मेथड ओनली इफ द अंडरलाइंग एजम्पशन आर वैलिड, यानी कि जो असम्पशंस हम अज्यूम कर रहे हैं इफ दे आर वैलिड देन इट कैन बी सिंपल एंड प्रिसाइज। The second one is this method is abstract to a great extent. It therefore requires a great exercise of mind in drawing inferences from various premises, ठीक है। क्या इसका वो कंक्लूजन हुआ कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, जो हम कंक्लूजन ड्राइव करते हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हुए कंक्लूजन ड्राइव कर रहे होते हैं। एंड कंक्लूजन ऑफन ड्राइव फ्रॉम दिस मेथड आर नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली, और जो कंक्लूजन ड्राइव होते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल भी नहीं होते बिकॉज द प्रीमिसेस फ्रॉम विच दे आर ड्रॉन मे नॉट होल्ड गुड एट ऑल टाइम इन प्लेसेस, यानी कि जो कंक्लूजन्स हम ड्रॉ कर रहे हैं दे आर नॉट गुड एट ऑल टाइम एंड ऑल प्लेसेस, हर जगह वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। दैट्स वाई वी कैन से दैट द कंक्लूजन ऑफ एंड ड्राइव फ्रॉम दिस मेथड आर नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली, हर जगह एक जैसे वो नहीं होते। द नेक्स्ट वन इज द इंडक्टिव मेथड, ठीक है। यही दो मेथड हमने डिस्कस किए थे जब हमने स्कोप पढ़ा था। स्कोप के अंदर हमने जब डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक एज साइंस, तो वी हैव डिस्कस द नेम ऑफ दीज टू मेथड, ठीक है। तो इंडक्टिव मेथड क्या है? द इंडक्टिव मेथड इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर फैक्ट्स टू जनरल प्रोसेस, ठीक है। इंडक्टिव मेथड इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल मेथड एंड एम्पेरिकल मेथड भी कहा जाता है। एंड अंडर दिस मेथड इकोनॉमिक जनरलाइजेशन आर ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इंडक्टिव मेथड में एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए फैक्ट जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं एंड फॉर दिस पर्पस डेटा आर कलेक्टेड, ठीक है। वहाँ पे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जाते थे, यहाँ डेटा कलेक्ट किया जाता है। दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा कि डिडक्टिव मेथड में इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जाते थे, इंडक्टिव मेथड में डेटा कलेक्ट किया जाता है फॉर अ सर्टेन इकोनॉमिक सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन को होल्ड करते हुए उसके लिए उस पर इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के लिए पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है एंड इट इन्वॉल्व 4 स्टेजेस। ऑब्जर्वेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है, फिर जनरलाइजेशन एंड वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है इंडक्टिव में और डिडक्टिव में? डिडक्टिव जो है इन्फ्रेंशियल है, ठीक है, ये आपके पास ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, डेटा कलेक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस है और इसके बाद जनरलाइजेशन है एंड फिर वेरिफिकेशन है, ठीक है। फिर व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द इंडक्टिव मेथड? बिकॉज चूंकि फैक्ट्स पे बेस करता है तो रियलिस्टिक है। सिंस इट डिस्कवर्स एंड प्रूव जनरल प्रिंसिपल्स इट इज़ देयरफॉर हेल्पफुल इन फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल पे बेस होता है तो फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन को भी ये फॉलो करता है, ठीक है, उसके लिए भी हेल्पफुल है। इट मेक यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन एनालाइजिंग अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
merits of the inductive method. Since it is based on fact, so it is realistic method. Which type of facts? Because we have to collect data, we have to draw on some observations, ठीक है, then after that classifications है, ठीक है, statistical analysis है, and then we will draw conclusions. तो ये पूरा fact based है, that's why this is realistic method. Since it discovers and proves general principle, it is therefore helpful in future investigation. It make use of statistical technique in analysis a wide range of economic problems. It is therefore a more reliable method. मैंने आपको बताया चूँकि फैक्ट बेस्ड है, रियलिस्टिक है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, तो जैसा मोर रिलायबल है और फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द डीमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड. जब भी किसी चीज़ की मेरिट्स होती हैं तो ऑफकोर्स वी हैव ऑल्सो डीमेरिट्स. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड कॉस्टली. In case conclusion are drawn from insufficient data, the principal drive may be unreliable. अगर डेटा हमारे पास insufficient होगा तो जो conclusions हम drive करेंगे जो तो वो भी हमारे पास unreliable होंगे. The process of collection of data itself is very difficult task. Data collection is not an easy task, it's a difficult one. ठीक है, the source and the method employed in the collection of data may different from analysis to analysis. जो सोर्सेज हैं और जो मेथड है, ठीक है, डेटा कलेक्शन की, एनालिसिस के, वो डिफरेंट है. ठीक है, तो जो इसके इन्फ्रेंसेस ड्रॉ होते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं. एंड दिस रिजल्ट्स में डिफर इवन विद द सेम प्रॉब्लम. यानी कि ये एक प्रॉब्लम में अगर डिफरेंट एनालिसिस काम कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं. दीज आर द डीमेरिट ऑफ इंडक्टिव मैथड. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंक्लूड. क्या कंक्लूजन है? एनालिसिस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बोथ मैथड. दोनों मेथड्स को हमने अच्छे से रीड किया है, अच्छे से समझा है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों डिस्कस किए. सो वी कैन कंक्लूड दैट वी कैन नॉट रिलाई अपॉन वन ऑफ दैम. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि द इंडक्टिव इज द गुड वन एंड द डिडक्टिव इज द गुड वन. वी हैव टू रिलाई बोथ ऑफ दैम. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड कोरिलेटेड. आपस में कोरिलेटेड है, यानी कि एक ज़रूरी है तो दूसरा भी ज़रूरी है. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. इंडक्टिव एंड डिडक्टिव बोथ आर नीडेड. ठीक है, वी कैन से दैट इंडक्टिव एंड डिडक्टिव बोथ आर नीडेड फॉर साइंटिफिक थॉट एज द राइट एंड लेफ्ट फुट आर नीडेड फॉर वॉकिंग. बिल्कुल इस तरह से इसकी एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी है कि जिस तरह से राइट और लेफ्ट फुट रिक्वायर होता है चलने के लिए, इसी तरह इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को के मेथडोलॉजीज को डिडक्ट करने के लिए वी हैव बोथ ऑफ द मेथड जिस पे हम रिलाई करेंगे. हम ये नहीं कह सकते कि हम वी कैन रिलाई ऑन डिडक्टिव वन और द इंडक्टिव वन. वी हैव टू रिलाई बोथ ऑफ देम. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड कोरिलेटेड. टुडे वी आर जस्ट स्टॉपिंग आवर लेक्चर ओवर हेयर. आई थिंक कि किसी को यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ होगा. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स. और आई थिंक दैट वाज द लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस जो है चैप्टर का. इंशाल्लाह इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ask a question in the comment box, or you can come to school and ask me. Thank you.